हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीपीसी 12 पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हंटिंग। सिंक्रोनस मशीन का एक फिनोमिना होता है हंटिंग, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेसिकली इस टॉपिक में। तो व्हाट इज हंटिंग, बेसिकली हम देखने वाले हैं कि हंटिंग क्या है, ये क्यों होता है और इसके क्या इफेक्ट हैं। क्या ये अच्छा फिनोमिना है सिंक्रोनस मशीन में होने वाला, या फिर ये फिनोमिना नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज हंटिंग। तो फ्रेंड्स, हंटिंग क्या होता है? एक्चुअली वी नो दैट सिंक्रोनस जो मशीन होती है, जो सिंक्रोनस मशीन होती है, वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है। हमेशा ही कौन सी स्पीड पे रोटेट करती है? सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, जिसको हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंक्रोनस मशीन आइदर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड और इट्स स्टॉप। या तो ये रोटेट करेगी सिंक्रोनस स्पीड पे, या तो फिर ये बंदी हो जाएगी, रन नहीं करेगी। अब होता क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पे सिंक्रोनस मशीन रोटेट करती है बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक लॉकिंग प्रिंसिपल, or we can say that it rotates due to because it rotates due to magnetic locking। और ये मैग्नेटिक लॉकिंग किसके बीच में होती है? ये मैग्नेटिक लॉकिंग होती है स्टेटर पोल। लेट्स सपोज दिस इज ए पोल, एन पोल ऑफ स्टेटर। तो स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच में ये मैग्नेटिक लॉकिंग होती है। तो ये है रोटर का साउथ पोल। लॉकिंग जब ही हो पाएगी जब एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का साउथ पोल क्या होते हैं? मैग्नेटिकली लॉक्ड हो जाते हैं, कपल्ड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? कपल्ड हो जाते हैं या फिर लॉक्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से ये क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, नहीं तो फिर ये स्टॉप ही हो जाती है, रोटेट ही नहीं करती। तो इतनी चीज आप बेसिकली जानते होंगे, और अगर इतना जानते हैं तो हमें इसको अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हंटिंग फिनोमिना हम इजीली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो देखिए अब क्या है, ये क्या है? रोटर पोल, सॉरी स्टेटर पोल है, ये है रोटर पोल। इस पे आगे पोल भी लिख देते हैं, ये पोल भी लिख देते हैं। तो वन इज स्टेटर पोल एंड अदर इज रोटर पोल। सो अब बात करते हैं हम लोड एंगल की। लोड एंगल क्या होता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है लोड एंगल, जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम अगर सिंक्रोनस मोटर की बात करें, अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो जैसे ही हम सिंक्रोनस मोटर को स्टेटर को 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं, जैसे ही 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं, होता क्या है कि स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने लग जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर में सपोज ये जो एन और एस पोल बना, ये एन पोल बना सिंक्रोनस मोटर का, और इसके करस्पॉन्डिंग एक साउथ पोल भी बनेगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर अगर 2 पोल की मशीन होगी तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और नंबर ऑफ पोल्स 2 से ज्यादा होंगे तो उनका कुछ अलग डिफरेंट मैकेनिकल एंगल होगा, इलेक्ट्रिकल एंगल होगा, उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। पर अभी हम बात करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग एक साउथ पोल भी होगा, लेकिन मैं एक पोल लेके चल रहा हूँ। तो नॉर्थ पोल क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लग जाता है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लग जाता है ns स्पीड से। अब हम जो ये रोटेशन की स्पीड को समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट सपोज ये एन पोल है, ये एक्चुअल में तो करता है ऐसे, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेशन करता है आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से इसको बोल रहे हैं कि ये लीनियर मोशन इसकी कंसीडर कर रहे हैं, समझने के लिए कि ns स्पीड से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये ns स्पीड से स्टेटर का एन पोल पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेट से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रन कर रहा है, और रोटर का एस पोल जो कि मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से है, ये रोटर का एस पोल है, ये रोटर का एस पोल है, वो इससे लॉक्ड है। एन और एस आपस में क्या है? लॉक्ड है, क्योंकि रोटर पे कुछ भार लगा हुआ है, कुछ लोड है, इसलिए वो इससे स्लाइटली पीछे होगा।
इसलिए वो इससे स्लाइटली पीछे होगा, तो इसके पीछे को हम थोड़ा ऐसे दिखा दें, ये है एस पोल। ये किसका है? ये भी एनएस स्पीड से इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एनएस स्पीड से इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसका मिड एक्सिस कौन सी होगी? इस पोल की है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही होता है लोड एंगल डेल्टा। आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है लोड एंगल डेल्टा। जैसे जैसे आप इस पे लोड बढ़ाओगे, हम इसको बना के देखते हैं। ये सिंक्रोनस मोटर का लेट सपोज स्टेटर है। क्या है सिंक्रोनस मोटर का? स्टेटर। अभी आपको और बात क्लियर हो जाएगी। और ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर है। ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर जनरली सेलिएंट टाइप का होता है, तो हमने ये सेलिएंट टाइप का बना दिया। देखो दोस्तों, अगर आपको समझना है, हमारे वीडियो में से इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो एक बात आप जरूर याद रख लें कि जो हम बोल रहे हैं वो चीज आप कानों में जरूर घुसाएं। मैंने बोला सिंक्रोनस मोटर का रोटर जनरली या यूजुअली सेलिएंट पोल का होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है सिंक्रोनस मोटर का रोटर जनरली या यूजुअली सेलिएंट पोल का होता है, और इसलिए मैंने ये बनाया। तो स्टेटर ये है, ये स्टेटर है, ये वाला रोटर है, दिस इज रोटर। और इस पे शाफ्ट के थ्रू क्या लगा होता है? इस रोटर पे शाफ्ट के थ्रू क्या लगा होता है? लोड लगा होता है। ये लोड लगा होता है, ये हो गया लोड। इसमें जिधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैकेनिकल टॉर्क होगा। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे मैकेनिकल टॉर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे मैकेनिकल टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। तो लेट सपोज ये एन पोल बना, किसी भी इंस्टेंट पे 2 पोल की मशीन हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 पोल मशीन है। तो ये एन पोल बना स्टेटर पे, तो यहां पर क्या बनेगा? साउथ पोल। उस केस में यहां पर क्या होगा? साउथ पोल, और यहां पर होगा नॉर्थ पोल। तभी तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। अब ये एन और एस पोल, ये एन और एस पोल एंड सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। सिमिलरली सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये भी सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगा। रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड से। अब क्या होगा? जैसे ही हम लोड बढ़ाएंगे, नो लोड की कंडीशन अगर हम कंसीडर करें, अगर हम फर्स्ट केस कंसीडर करें नो लोड की, ये इतना मैं आपको बेसिकली क्यों बता रहा हूं, ये बेसिक्स इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर यही चीज आप समझ गए ना, तो हंटिंग फिनोमिना तो बहुत छोटी चीज है। हंटिंग क्या, पूरी सिंक्रोनस मशीन ही बहुत छोटी चीज है, अगर बेसिक्स हम लोग समझ गए तो। इसीलिए ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कब होगा? तो उसकी फर्स्ट केस हम स्टडी कर लें कि नो लोड। नो लोड पे सिंक्रोनस मशीन कैसे काम करेगी, और नो लोड पे डेल कितना होगा, कितना होगा नो लोड पे डेल सिंक्रोनस मोटर के केस में। तो नो लोड के केस में देखिए आप, ये कोई लोड तो लगा हुआ नहीं है, मैकेनिकल टॉर्क है 0, और इन दोनों ने क्या कर ली? मैग्नेटिक लॉकिंग कर ली। जब इन्होंने मैग्नेटिक लॉकिंग कर ली तो क्या होगा? ये एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के सामने होंगे। तो जब एक दूसरे के सामने होते हैं, एग्जैक्टली जब एक दूसरे के सामने होते हैं, एग्जैक्टली जब एक दूसरे के सामने होते हैं, स्टेटर का नॉर्थ पोल और रोटर का साउथ पोल, जब इनकी एक्सिस कोइंसाइड करती है, यह है स्टेटर और यह है रोटर। तो इस केस में डेल इज इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। तो इस केस में ये भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटर भी। मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर का सेटअप हुआ है एयर गैप में, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो एट दैट केस डेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने लोड को इंक्रीज किया, मींस शाफ्ट पे लोड कनेक्ट किया, तो व्हाट विल हैपन देयर, ये जो क्या होगा, जैसे ही, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटर पे किधर लग रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whereas मैकेनिकल टॉर्क इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैकेनिकल टॉर्क इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whereas इलेक्ट्रिकल टॉर्क इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो जैसे ही हम मैकेनिकल टॉर्क इंक्रीज करेंगे तो इंस्टेंटली इलेक्ट्रिकल टॉर्क इंक्रीज नहीं होगा, और मैकेनिकल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट लग रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये इससे क्या होगा? स्लाइटली फॉल बैक हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इससे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो साउथ पोल कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा, नॉर्थ पोल यहां हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा,
इसको हम बोल देंगे लोड एंगल डेल्टा। तो नो लोड के केस में सॉरी एट ए पर्टिकुलर लोड, कोई सा भी लोड हो, उस केस में डेल्टा कुछ वैल्यू हो जाएगी। लोड एंगल की वैल्यू जीरो नहीं होके कुछ एंगल डेल्टा हो जाएगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि नो लोड और लोड के केस में किस तरीके से डेल्टा वेरी करता है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, ये एन और एस मैग्नेटिकली लॉक्ड है, इस केस में भी मैग्नेटिकली लॉक्ड है, बट बिकॉज सम लोड अप्लाई होने के कारण रोटर पर सम लोड अप्लाई होने के कारण स्लाइटली पीछे हो गया है। तो जितना एंगल वो पीछे हुआ है, जितना इलेक्ट्रिकल एंगल पीछे हुआ है, उसी को हम बोलते हैं लोड एंगल डेल्टा। और इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल फॉर टू पोल मशीन। दो पोल की मशीन के लिए थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल बराबर होते हैं, और हम क्योंकि दो पोल की मशीन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये जितना मैकेनिकल एंगल है उतना ही इलेक्ट्रिकल एंगल भी होगा। और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सिंक्रोनस मोटर में लोड एंगल वेरी होता है जब मशीन पे लोड अप्लाई होता है। तो अब इसी से हम हंटिंग की परिभाषा निकालेंगे। तो हो क्या रहा है, हंटिंग तो अब हम सीखने वाले हैं। अभी हमने इसका जस्ट प्रिंसिपल देखा, जस्ट इसकी वर्किंग देखी कि लोड अप्लाई होने पर क्या हो रहा है सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो लोड अप्लाई होने के बाद भी रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है, लेकिन जो उसकी मेन पोजीशन थी नो लोड के केस में, उससे वो स्लाइटली बैक्ड हो गया। लेकिन कंडीशंस तो, वर्किंग कंडीशंस तो ऐसी होगी कि सिंक्रोनस मशीन पे कुछ लोड भी सपोज हमने अप्लाई कर रखा है, और लोड अप्लाई करने के बाद कुछ लोड बढ़ा दिया, या फिर और कोई इलेक्ट्रिकल फिनोमिनाज ऐसे हुए जिसकी वजह से लोड एंगल चेंज हुआ। तो उन्हीं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, और वही हम पढ़ने वाले हैं कि हंटिंग क्या है। तो देखिए, सीखिए। चलो अब सीखते हैं हम कि क्या इफेक्ट होता है, कि हंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स सपोज एनी सिंक्रोनस मशीन। अब ये एक सिंक्रोनस मशीन है जिसका ये स्टेटर है, सिंक्रोनस मोटर हम कंसिडर कर रहे हैं। एक सिंक्रोनस मोटर है, इसकी हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये उसका स्टेटर है। सिंक्रोनस मोटर का ये स्टेटर है बेसिकली। भाई डायग्राम बिल्कुल राउंड नहीं है, तो उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, राउंडोसिटी नहीं। और हम मानते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम क्या करते हैं कि सेलिएंट पोल रोटर को इस तरह का नहीं बना के, क्योंकि बार बार ऐसा बनाने में मुझे दिक्कत होगी, हम ऐसा बना लेंगे। तो इसको इसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं। एक रोटर है, ये रोटर है, सॉरी ये रोटर है जिसको मैंने इस तरह का बनाया। कन्वीनियंस के लिए हमने बनाया, आसानी के लिए बनाया, एक्चुअल में रोटर ऐसा हो। तो ये इसका सेंटर है। तो मैंने कहा कि नॉर्थ और साउथ पोल स्टेटर के सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। तो नो लोड के केस में यहाँ पर साउथ पोल बनेगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। रोटर में वो भी सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो इस केस में डेल इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 डिग्री। डेल इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 डिग्री। अब नो लोड के केस में अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए हैं, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम नो लोड के केस में बनाए तो ये EF प्लस माइनस और ये एक्सेस आर है को हम नेगलेक्ट मान लें सिंक्रोनस मोटर के, तो ये प्लस ये माइनस, ये टर्मिनल वोल्टेज VT और यहां से आर्मेचर करंट फ्लो होगी। यही होगा, ये EF होगा, ये प्लस और ये माइनस। ये ही इसका इक्विवेलेंट सर्किट है सिंक्रोनस मशीन का। और नो लोड के केस में IA इक्विवेलेंट टू 0 होगी अगर मशीन पे कोई लोड नहीं होगा तो। लेकिन क्योंकि कुछ लॉसेस सिंक्रोनस मोटर में होंगे, उसकी वजह से एक बहुत स्मॉल अमाउंट में आर्मेचर करंट फ्लो होगी, इसलिए हमने आर्मेचर करंट को 0 नहीं किया। अब इसका हम एक फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। लेट सपोज दिस इज VT, यहां से EF की इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, EF इज इक्वल टू VT माइनस IA J एक्सेस, यही होगा, माइनस IA J एक्सेस, या फिर VT माइनस J IA एक्सेस, या फिर इसको ऐसे लिखें VT इज इक्वल टू EF प्लस J IA एक्सेस। कैसे लिखो, बात बराबर है। तो ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इसका हम फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो फेजर डायग्राम बनाए तो ये हो गया VT।
इस पूरे सर्किट में इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ओनली इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसलिए जो आर्मेचर करंट जितनी भी फ्लो होगी स्मॉल अमाउंट में, आर्मेचर करंट जो फ्लो होगी वो उससे क्या होगी, 90 डिग्री पीछे होगी। आर्मेचर करंट टर्मिनल वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी, इसलिए आर्मेचर करंट हो गया और ये हो गया 90 डिग्री एंगल। लोड एंगल डेल क्या है इस केस में, 0, तो EF कहां पर होगा, VT और EF के बीच का एंगल ही तो होता है डेल, VT एंड EF के बीच का एंगल ही होता है डेल, तो EF हो जाएगा यहाँ पर। EF की वैल्यू VT से कम होगी क्योंकि VT में कुछ जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसमें से कुछ ड्रॉप यहाँ पर होगा, देन बचा हुआ वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलेगा, इसलिए VT की वैल्यू EF से ज्यादा होगी या फिर EF की वैल्यू VT से कम। अब जो ये वाला बचा, क्योंकि VT इज इक्वल टू क्या है, EF जे IA एक्सेस, तो IA की डायरेक्शन ये है, तो जे IA एक्सेस क्वांटिटी कौन सी बची, ये, तो ये हो गया जे IA एक्सेस, और ये हो गया नो लोड पे वेक्टर डायग्राम सिंक्रोनस मोटर का, या फिर फेजर डायग्राम, एक्चुअली इसको बोलेंगे फेजर डायग्राम सिंक्रोनस मोटर का, ये हमने बोल दिया। अब हमारा एक्चुअल फिनोमेना निकल के आता है। यहां तक तो बेसिक्स थे जो हमने सीखे, अब हम सीखेंगे हंटिंग की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब फ्रेंड्स होगा क्या कि हमने इस पे लेट सपोज एक मैकेनिकल लोड सडनली अप्लाई कर दिया, इस शाफ्ट पे हमने एक मैकेनिकल लोड सडनली अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हमने मैकेनिकली लोड इस पे सडनली अप्लाई किया तो क्या होगा, क्योंकि ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये N और S पोल भी सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो जैसे ही इस पे लोड लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल टॉर्क तो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी जैसे हमने कंसीडर किया, तो मैकेनिकल टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैकेनिकल टॉर्क जैसे ही लोड अप्लाई करेंगे शाफ्ट में बढ़ जाएगा मोटर की पे, तो रोटर स्लाइटली बैक चला जाएगा, स्लाइटली बैक रोटर चला, ये रोटर स्लाइटली बैक चला, क्या हो गया, ये थोड़ा इससे पीछे, यहां पर रोटर आ गया। अब यहां पर रोटर आ गया तो रोटर का ये S हो गया, ये रोटर का N हो गया, क्योंकि इस पे तो फिक्स डीसी सप्लाई होती है, और ये उस पर्टिकुलर स्टैंड पे अगर ये N है और ये S है, तो ये S और ये N ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड है, ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड है। अभी भी रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ही घूम रहा है, लेकिन इनके बीच में कुछ लोड एंगल लेट सपोज डेल1 हो गया है। जैसे ही हमने सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट पे लोड कनेक्ट किया, रोटर स्लाइटली पीछे हो गया, और जितना एंगल से पीछे हुआ उसको हमने कहा लोड एंगल डेल्टा, एंड दैट डेल्टा इज इक्वल टू से डेल1। ये बात इतना हमने सीख लिया। अब हमको रोटर डायनेमिक्स पे आना पड़ेगा, सिंक्रोनस मशीन की पे, जो आप पढ़ चुके हैं, आपने स्विंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो अब उससे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हंटिंग आपको क्लियरली समझ में आए। तो आपने क्या पढ़ा कि md स्क्वायर डेल बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू p इलेक्ट्रिकल माइनस p मैकेनिकल फॉर मोटर। मोटर के लिए क्या पढ़ा कि md स्क्वायर डेल बाई dt स्क्वायर is equal to P electrical minus P mechanical in case of motor and Pm minus P in case of generator। और एक हम क्या पढ़ते हैं कि d del by dt क्या होता है, d del by dt is equal to ओमेगा s minus ओमेगा n, या फिर इसको बोल सकते हैं ns minus nm। सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल मैकेनिकल स्पीड, या सिंक्रोनस रेडियन में, यहाँ पर आरपीएम में, ये रेडियन स्पीड, ये आरपीएम स्पीड। तो ये दो इक्वेशन अगर हमको समझ में आती है तो उनके बेस पे हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, एनालिटिकल और क्वालिटेटिव दोनों, एनालिटिकल नहीं क्वालिटेटिव डिस्कशन करेंगे, समझ जाएंगे इसमें एनालिटिक्स की कोई बात ही नहीं। तो एक होता है डी डेल बाई डी टी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, दैट इज रेडियन पर सेकंड में स्पीड है, या सिंक्रोनस में लिखे तो ऐसे, आरपीएम स्पीड में लिखे तो ऐसे, और ये स्विंग इक्वेशन है, इसको बेसिकली बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। जो अब वो लिखी गई है उसको बेसिकली बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। तो ये स्विंग इक्वेशन है, और ये हमारी डी डेल बाई डी टी, डेल टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और ये भी रोटर डायनामिक्स को बता रहा है, ये इसका डिफरेंशिएशन है इस तरीके से। तो अब हमको क्या सीखना है वो आप ध्यान से सुने। हुआ क्या, जैसे ही हमने इस पे कुछ लोड अप्लाई किया, स्लाइटली ब्रेक हो गया। जब तक ब्रेक नहीं हुआ था तब तक कौन सी स्पीड से चल रहा था, सिंक्रोनस स्पीड से।
एक होता है पी डेल कर्व, वो भी हम बना लेते हैं क्योंकि इन्हीं से हम सब कुछ समझने वाले हैं। एक होता है पी डेल कर्व, ये पी और ये डेल। पी डेल कर्व कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। पी डेल कर्व कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। दिस इज पी मैक्सिमम। ये क्या है? पी मैक्सिमम की वैल्यू। ये कर्व ऐसे क्यों बना? क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है? EF VT अपॉन XS साइन ऑफ डेल्टा, साइन ऑफ डेल्टा। तो नो लोड के केस में, नो लोड के केस में फ्रेंड क्या था? क्योंकि डेल इज इक्वल टू 0 था, तो जब डेल इज इक्वल टू 0 होगा तो पावर कहां होगी? 0 होगी। इलेक्ट्रिकल पावर कितनी ड्रॉ कर रही थी सिंक्रोनस मशीन? 0। डेल इज इक्वल टू 0 पे तो हमारा इनिशियल ऑपरेटिंग पॉइंट एट नो लोड के केस में इस पी डेल कर्व पे कितना था? कहां पर था? दिख रहा है क्या आपको? अब दिख रहा होगा। भाई कर्व से परेशान नहीं हो कोई। ये एग्जैक्ट शेप साइनसोइडल की नहीं है, लेकिन आप माने कि ये साइनसोइडल है। ये डेल इज इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0। तो जब डेल इज इक्वल टू 0 नो लोड के केस में था, तो हमारा मशीन का वर्किंग पॉइंट कौन सा था? ये। और यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू कितना था? ओमेगा। सिंक्रोनस स्पीड पे मशीन वर्क कर रही थी, सिंक्रोनस स्पीड पे मशीन वर्क कर रही थी। जैसे ही हमने मैकेनिकल लोड इस पे अप्लाई किया, इसका मतलब मैकेनिकल पावर हमने बढ़ा दी, रिक्वायर्ड मैकेनिकल पावर। तो लेट सपोज हमने ये मैकेनिकल रिक्वायर्ड पावर बढ़ा दी पीएम, ये पीएम, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? ये। तो मशीन का एंगल कितना हो जाना चाहिए? ये। पीएम पे लोड एंगल डेल इज इक्वल टू डेल 1 हो जाना चाहिए, जो हमने ये कहा। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या, वही हमको समझना चाहिए। ये डेल क्यों बढ़ गया, यही हमको समझना चाहिए, यही हमको समझना चाहिए। उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। यार इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ये आपको बार बार दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं। इधर दिख रहा है ना? ये P और ये डेल, ये P मैक्सिमम जो हो सकती है। ये डेल इज इक्वल टू 0 था, जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड थी। जैसे ही हमने इस पे एंगल कोई मैकेनिकल पावर पीएम अप्लाई किया, ये पीएम मैकेनिकल पावर अप्लाई किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग लोड एंगल हो गया डेल 1। तो फ्रेंड्स ये फिनोमिना हुआ कैसे, वो हमको सीखना है। फिनोमिना ऐसे हुआ फ्रेंड्स कि जैसे ही हमने लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करते ही क्या हुआ, रोटर की स्पीड थोड़ी कम हो गई। जब तो रोटर की स्पीड जो ओमेगा एम है, एक्चुअल रोटर की स्पीड, मैकेनिकल स्पीड और कम हो गई। जैसे ही रोटर की स्पीड कम हो गई, तो इस क्वांटिटी को आप देखिए, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, उसमें ओमेगा एम रिड्यूस हो गई, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है? डेल इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम पॉजिटिवली। अगर ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम डिक्रीज होते ही क्या बन गया? पॉजिटिव। ओमेगा एम होते ही पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है कि d del by dt is equal to positive. What is meaning of it? Del is changing with respect to the time positively, means del is increasing with respect to time. ऐसा ही तो पढ़ेंगे इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन को कि del is changing with respect to the time positively. What is the meaning of it? Del is increasing with respect to the time. So क्या होगा कि del जब 0 था, वो टाइम के साथ क्या होगा? डेल, ये जो डेल है टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ने लग जाएगा। तो डेल की वैल्यू ऐसे ही बढ़ रही है, तो डेल की वैल्यू बढ़ने चली गई, डेल की वैल्यू बढ़ती हुई चली गई। ठीक है, इस केस में क्या हुआ? इस इक्वेशन से तो हमें यह पता चला कि डेल बढ़ रहा है। यहां पर देखिए कि जैसे ही हमने मैकेनिकल पावर इंक्रीज कर दी, मैकेनिकल पावर इंक्रीज कर दी, मैकेनिकल पावर इंक्रीज करते क्या हो गया? डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर, जो कि रोटर डायनामिक्स को बता रहा है, वो क्या हो गया? नेगेटिव। पी ई माइनस पीएम क्या हो गया? नेगेटिव। पीएम को हमने बढ़ा दिया, पी हो गया कम, तो पीई माइनस पीएम क्या हो गया? नेगेटिव।
तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव रिप्रेजेंट व्हाट, ये नेगेटिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहां पर, क्योंकि डेल एक एंगल है, एक एंगल का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी को बताता है, और जब फिर वेलोसिटी का इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वो हमें एक्सेलरेशन को बताता है, यही होता है। और डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन की जगह डी एक्सेलरेशन, मतलब रोटर का क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि रोटर फॉल बैक हो रहा है, ये रोटर फॉल बैक हो रहा है। तो दिस इज द रीजन वेयर रोटर डी एक्सेलरेट, तो ये डी एक्सेलरेट रीजन है, यहां से लेके यहां तक डेल तो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, डेल इंक्रीज तो हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन रोटर क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, इस स्विंग इक्वेशन से हमको पता चल रहा है। और वैसे अगर फिजिकली हम देखें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन तो ये है जो स्टेटर वाला पर्सन, सपोज एक आइडियल पर्सन है, स्टेटर पे जो बैठा है एक पर्सन है, एक आदमी है जो सिंक्रोनस स्पीड से सीधा दौड़ता है, और उसको आइडियल हमने इसलिए बोल दिया कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होने वाली, आप कुछ भी करो उसकी स्पीड चेंज नहीं होने वाली, और वो हमने इसलिए बोला क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की जो सप्लाई मिल रही है वो हमें इंटरकनेक्टेड सिस्टम से मिल रही है, इसलिए उसका वोल्टेज इनफाइनाइट बस से हमने कनेक्टेड उसको मान लिया। इनफाइनाइट बस का वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चूंकि कांस्टेंट होता है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड है इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वो नहीं बदलने वाला, इसलिए हमने इसको आइडियल बोल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन है जो सीधा दौड़ रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, पर्सन 1, और उस पर्सन की स्पीड चेंज नहीं होने वाली। दूसरा पर्सन है जो भी इसके साथ सिंक्रोनस स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन उस पे क्या है, कभी कभार वो क्या है, कुछ सामाजिक जिम्मेदार प्राणी है पिता की तरह, कि उस पर कोई लोड डाल दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, पहले इस पर कोई भी लोड नहीं था, तो ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड थे, मींस इसने और इसने दोनों ने अपना हाथ पकड़ रखा था, तो ये इसके साथ साथ दौड़ रहा था, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। अगर ये यहां दौड़ रहा है तो ये भी साथ साथ दौड़ रहे थे दोनों। लेकिन जैसे ही इस पर मैकेनिकल शाफ्ट पे, सॉरी रोटर पे, जैसे ही हमने मैकेनिकल लोड अप्लाई किया तो लोड अप्लाई करते ही पीछे हो गया। सिमिलरली जो ये पर्सन था, सेकंड वाला पर्सन, ये सेकंड वाले पर्सन पे अगर कोई भार अप्लाई कर देगा, कोई लोड अप्लाई कर देगा, तो इसने इसका हाथ तो पकड़ रखा है, लेकिन ये इससे क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ये तो अपने सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है, तो एनएस स्पीड से रोटेट करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि दिस इज आइडियल, इसकी स्पीड नहीं बदलने वाली। लेकिन इस पर तो क्योंकि भार रख दिया, तो इससे क्या होता चला जाएगा, ये इससे पीछे होता चला जाएगा, ये वाला पर्सन है जो इससे पीछे होता चला जाएगा। क्योंकि दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं, मैग्नेटिकली लॉक्ड हैं, इसलिए मैग्नेटिक लॉकिंग तो इनकी टूटेगी नहीं, लेकिन ये पीछे होता हुआ चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इस पर इतना भार हम डाल दें कि दोनों की मैग्नेटिक लॉकिंग ही टूट जाए, लेकिन अभी तक हम इतना भार नहीं डाल रहे। हमने कुछ भार, कुछ लोड सडनली इसकी रोटर पे अप्लाई किया है, तो वो लोड अप्लाई किया है, उससे क्या हो गया कि इससे स्लाइटली पीछे हो गया। आप समझ गए होंगे कि इसके सिर पे अगर मैं कुछ वजन रख दूंगा तो ये इससे थोड़ा पीछे हो जाएगा। पीछे होने का मतलब क्या कर गया, ये डी एक्सेलरेट कर गया, वही डी एक्सेलरेशन ये बता रहा है। तो ये एरिया है डी एक्सेलरेटिंग एरिया। यहां से यहां तक अब क्या होगा, एंगल क्या है इन दोनों का, इन दोनों के बीच में कितना एंगल, ये धीरे धीरे इससे पीछे हो गया, तो इसके और इसके ये जो कोइंसाइड एक्सिस है, अगर हम समझें कि पहले ये दोनों साथ साथ चल रहे थे, अब जैसे जैसे ये पीछे होगा, देखो ये एंगल बढ़ गया। पहले इसको अगर एंगल 0 डिग्री रखे तो ये धीरे 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 जो इसकी ये एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इसकी कॉन्साइड एक्सिस, दोनों हाथों को मिलाने वाली, हथेलियों को मिलाने वाली, उससे जैसे जैसे ये पीछे होगा, जैसे जैसे ये पीछे होगा तो एंगल बढ़ रहा है। इसी एंगल को बोलेंगे हम लोड एंगल। यही एंगल एक्चुअली है लोड एंगल। तो ये एंगल बढ़ गया, तो ये एंगल बढ़ता हुआ चला जा रहा है यहां से यहां तक, और रोटर क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, डेल इज इक्वल टू डेल 1 होगा, तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 पे पीई इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल पावर है, जैसे ही डेल बढ़ेगा, डेल इज इक्वल टू डेल 1 होगा, तो डेल 1 पे पीई इज इक्वल टू पीएम हो जाएगा। तो पीएम पहले डिक्रीज हो गया, डेल की बढ़ने की वजह से पीई बढ़ा, और
डेल इज इक्वल टू डेल वन, या फिर पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जहां पर पीई इज इक्वल टू पीएम हो गया। पीई इज इक्वल टू पीएम होने का मतलब क्या है, डी स्क्वायर डेल बाई डी टी स्क्वायर 0 हो गया। तो इस केस पे ना एक्सेलरेशन हो रहा ना डी एक्सेलरेशन हो रहा। इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे ना तो एक्सेलरेशन हो रहा ना डी एक्सेलरेशन हो रहा, क्योंकि पीई इज इक्वल टू पीएम हो गया। इस वाली इक्वेशन को देखें, क्योंकि लोड अप्लाई करने से क्या हो गया था, ओमेगा एम क्या हो गया था, कम हो गया था। ओमेगा एस तो जो कांस्टेंट है सिंक्रोनस स्पीड से चल रहा है वही है, तो ओमेगा एम कम होने की वजह से डेल बढ़ता हुआ चला गया। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट के बाद रोटर के इनर्शिया की वजह से, रोटर के इनर्शिया की वजह से यहां पर आकर रोटर नहीं रुकेगा। मतलब रोटर जो फॉल बैक हो रहा था वो उसके इनर्शिया की वजह से वहां पर आके नहीं रुकेगा। आप बताओ क्या पॉइंट ए पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस हो गया क्या? पॉइंट ए पे क्या है, ओमेगा एम अभी भी ओमेगा एस से कम है, इसलिए रोटर कंटिन्यूअसली क्या होगा, क्योंकि डीएक्सेलरेशन हो रहा है ना, अभी भी डीएक्सेलरेशन रुका है, लेकिन ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एस नहीं हुआ। ओमेगा एम अभी भी ओमेगा एस से कम है, मतलब रोटर की स्पीड अभी भी सिंक्रोनस स्पीड से कम है। रोटर की स्पीड अभी भी सिंक्रोनस स्पीड से कम है, तो रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है, सिंक्रोनस स्पीड पे अभी भी रोटर नहीं पहुंचा है, उसकी स्पीड अभी भी कम है क्योंकि उस पर लोड लगा हुआ है। तो क्या होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी ओमेगा एम ओमेगा एस से कम है, तो डेल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो डेल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता हुआ चला गया। लेट सपोज ये डेल इज इक्वल टू डेल 2 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता हुआ चला गया। डेल इज इक्वल टू डेल 2 तक ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ चला गया। ध्यान से सुनिए, डेल इज इक्वल टू डेल 2 तक ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ चला गया। तो ये डेल इज इक्वल टू डेल 2 तक, इसको हम ऐसे बना है, डेल इज इक्वल टू डेल 2 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ चला गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी है del 1 and this angle also called del 1। अगर del 2 माइनस del 1 को भी हमने बोल दिया del 1, del 2 माइनस del 1 भी कितना है del 1, और ये यहां तक इंक्रीज होता हुआ चला गया। यहां तक इंक्रीज होता हुआ चला गया, तो इस केस में देखो क्या होगा। अब क्या हो गया, पी मैकेनिकल तो इतना ही है, लोड एंगल बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर पीई इंक्रीज हो गया। तो पीई ज्यादा है अगर पीएम से, पी अगर ग्रेटर देन है पीएम से, तो उस केस में क्या होगा, डी स्क्वायर डेल अपॉन डी टी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन। तो ये जो वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो है एक्सेलरेटिंग एरिया, एक्सेलरेटिंग एरिया। अब इसको ऐसे समझे, इसको कैसे समझे, इस तरीके से समझे कि जैसे ही आपने लोड लगाया, लोड लगाते इससे पीछे होने लग गया, इससे पीछे होने लग गया। एक पॉइंट ऐसा आया जब ये इससे पीछे हो रहा था, डी एक्सेलरेट कर रहा था, डी एक्सेलरेट कर रहा था, तो ये डेल इज इक्वल टू डेल 1 पे पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस पे जो लोड था उसकी वजह से इसको जितना पीछे जाना था वो जा रहा है, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करने लग गया। अब ये अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, खुद से पावर जनरेट करके अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। खुद से पावर जनरेट करने का मतलब क्या है, ये एडिशनल इलेक्ट्रिकल पावर, यहां से यहां तक की जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि मैकेनिकल पावर तो इतनी रिक्वायर्ड है, लेकिन इतनी जो एडिशनल इलेक्ट्रिकल पावर इसने सिस्टम से ड्रॉ करी, उस पावर की वजह से, मशीन ने जो ड्रॉ करी सिस्टम से, उसकी वजह से अब ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये इतना ही है, तो फिर ये डेल इज इक्वल टू डेल 1 ही होना चाहिए, डेल 2 क्यों पहुंचा? फ्रेंड्स, एक बात यहां पर समझने की है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है और अभी भी इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं पहुंची। आप ये माने कि एक आदमी कंटिन्यूअसली एक फिक्स स्पीड से चल रहा है, एक आदमी अपनी स्पीड कंटिन्यूअसली कम कर रहा है, अब उसने अपनी स्पीड कम करके एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भले ही वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड क्योंकि अभी भी सिंक्रोनस स्पीड है, जो कि इसकी स्पीड से ज्यादा है, तो वो कंटिन्यूअसली आगे चलता हुआ चला जाएगा, ये अभी भी पीछे रहेगा। तो वो जो ये भले ही स्पीड अपनी बढ़ा रहा है, लेकिन ये क्योंकि कंटिन्यूअसली सिंक्रोनस स्पीड से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, इसलिए दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही चली जाएगी। वो बढ़ती हुई दूरी ही है, भले ही अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है रोटर, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ओ है,
पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक भले ही रोटर अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, क्योंकि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है, इसलिए उससे आगे ही रहेगा, लोड एंगल बढ़ता ही चला जाएगा। इन 2% की स्पीड से आप समझ सकते हैं, ये कंटिन्यूसली सिंक्रोनस स्पीड पर अगर दौड़ रहा है और ये भले ही अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी भी इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है, इसलिए इन दोनों के बीच में एंगल बढ़ता हुआ ही चला जाएगा। तो यहां से इसने स्पीड, पॉइंट ए से रोटर ने अपनी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दी, अपनी स्पीड बढ़ाना तो स्टार्ट कर दी। ये वाला पॉइंट है वो डेल इज इक्वल टू डेल। ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन ओ है, ठीक है। ये पोजीशन ओ पोजीशन, ये ए पोजीशन और ये बी पोजीशन, ठीक है। यहां पर जो ओ ए बी है वो ही पोजीशन। तो यहां से यहां पर इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। अब बताओ पॉइंट बी पे जाते ही क्या हो गया, क्योंकि वो अब रोटर ने एक्सेलरेट हो रहा है, मींस अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एम अब बढ़ रही है, ओमेगा एम अब बढ़ रही है, ओमेगा एम पॉइंट ए से बढ़ना स्टार्ट हुई, तो बढ़ती 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 पॉइंट बी पे जाके ओमेगा एम इज इक्वल टू ओमेगा एस हो गई। जैसे ही ओमेगा एम ओमेगा एस के बराबर हो, डी डेल बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। डी डेल बाई डी टी क्या हो गया, जब ये इस दोनों के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी डेल बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। और डी डेल बाई डी टी जीरो होते ही क्या हो गया, डेल टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा, मतलब कांस्टेंट हो गया। डेल की वैल्यू कांस्टेंट होगी जब भी उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो डेल कांस्टेंट हो गया, मतलब डेल नहीं बढ़ता। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर जाके डेल बढ़ा। तो क्या हुआ, यहां से यहां तक रोटर डी एक्सेलरेट किया, फिर उसने एक्सेलरेट किया, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एस पे जाते उसने क्या कर दिया, स्टॉप हो गया, डेल इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस कर्व में देखिए, इस कर्व में देखिए, इस कर्व में देखोगे तो क्या पता चलेगा कि डी स्क्वायर डेल बाई डी टी स्क्वायर पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, मींस रोटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। रोटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब रोटर कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर आप समझिए इसी प्रिंसिपल से कि ये आदमी पीछे तो हो गया, ये वाला आदमी क्या हो गया, पीछे तो हो गया, लेकिन अब ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। इसकी स्पीड अब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई, तो अब क्या हो गया, डेल में कम होना स्टार्ट होएगा, डेल कम होना स्टार्ट होएगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लग गया। और जैसे ही ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने लगेगा तो इसने, क्योंकि एडिशनल पावर इसको मिली है, तो एक पॉइंट पे जाके ये भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करने लग गया। तो जैसे जिस पॉइंट पे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा, वहां पर तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो जाएगी। आप समझो कि ये भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है और ये इससे कुछ पीछे है, लेकिन दौड़ सेम स्पीड पर रहे हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी। वो यही पॉइंट है जब दोनों के बीच का एंगल कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या किया, क्योंकि एक्सेलरेशन रोटर को एडिशनल पावर मिली हुई है, रोटर को एडिशनल पावर मिली हुई है यहां से यहां तक पहुंचने में, तो उस एडिशनल पावर की वजह से अब रोटर सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर रोटेट करने लग जाएगा। तो जैसे ही ये हाथ, ये वाला पर्सन नंबर 2 सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर रोटेट करने लग जाएगा, ये सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल घटेगा, तो अब रोटर वापस क्या होने लग जाएगा, इधर। जब ये वापस बैक आएगा, इधर आएगा, तो स्पीड तो जब ये इधर जाता है तो ओमेगा एम लेस देन ओमेगा एस होती है, लेकिन जब ये इधर आता है तो ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एस होती है, जब ही लोड एंगल कम हो सकता है। तो ये सिंक्रोनस स्पीड से, ये वाला सेकंड पर्सन सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा इन स्पीड पे घूमने लग जाएगा, इसलिए चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कम हो जाएगा। तो एंगल कम हो गया, इसका मतलब एंगल कम होने लग जाएगा। और इस तरीके से ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एस, जब रोटर इधर स्विंग करेगा, वापस स्विंग करेगा, तो रोटर ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एस होगा। और इस केस में क्या था, ओमेगा एम ये इधर से इधर जा रहा है, तो ओमेगा एम लेस देन ओमेगा एस था, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, ओ से लेके बी तक गया है, तो ओमेगा एम लेस देन ओमेगा एस है। वेयर जब ये इधर से अब उल्टा वापस रिटर्न होने लग गया, तो ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एस है। अब जब पॉइंट ए पे पहुंचा, तो ए पॉइंट पे P इज इक्वल टू पी एम है, Pe इज इक्वल टू पी एम है, तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन तो पॉइंट ए पे जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड अभी भी मैकेनिकल स्पीड से ज्यादा है, सिंक्रोनस स्पीड मैकेनिकल स्पीड से ज्यादा है,
सिंक्रोनस स्पीड, सॉरी, जो रोटर की स्पीड है, मैकेनिकल स्पीड, जब रिटर्न करेगा तो ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एस है। सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड पे रोटर रन कर रहा है, इसलिए ओमेगा एम ओमेगा एस से ज्यादा है, इसलिए डी डेल बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो पॉइंट ए पे भी डी डेल बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव, हंस डेल अभी और कम होगा, अभी कम और होगा तो वापस इधर स्विंग होगा। तो रोटर क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली यहां से स्विंग करना स्टार्ट किया, यहां पहुंचा। ये जो कि एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा पॉइंट ए है। एक्चुअल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इतनी ही पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो मैकेनिकल पावर है वही हमको चाहिए। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा नो लोड से, फिर इसके पॉइंट बी पे पहुंचा, वापस रिटर्न हुआ पॉइंट ए पे, वापस ओ पोजीशन पे आया, और वापस ये स्विंग इसकी चलती रहेगी रोटर की, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हंटिंग। सडनली हमने अगर सिंक्रोनस मोटर के रोटर पे लोड अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, रोटर स्विंग करना स्टार्ट कर दिया। किसके अराउंड, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए, उसके अराउंड। वो हमने अभी सीख लिया कि नो लोड से मैकेनिकल पावर का इक्विवेलेंट पावर पॉइंट ए के बराबर इसने स्विंग किया। उसके बाद क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड अभी भी, जो मैकेनिकल स्पीड है वो अभी भी सिंक्रोनस स्पीड से कम है, इसलिए वो आगे स्विंग करके चला गया, और फिर वापस रिटर्न में क्योंकि रोटर की एक्चुअल मैकेनिकल स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है, इसलिए वो वापस पॉइंट ए तक स्विंग कर गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये रोटर जो इसकी मेन पोजीशन है, होना इसको कहां पर चाहिए था, इस पोजीशन पे। लोड अप्लाई करने के बाद हमने जितना मैकेनिकल लोड अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग लोड एंगल कितना है, डेल 1, तो डेल इज इक्वल टू डेल 1 है यहाँ पर। एक्चुअल में स्टेटर के एन और एस पोल यहाँ पर है, तो रोटर के एस और एन पोल यहाँ पर होने चाहिए, ताकि दोनों के बीच का एंगल डेल इज इक्वल टू डेल 1 मेंटेन रहे। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नहीं रहने के बजाय यहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया। इस तरह की नाचने खेलने कूदने की क्रिया, जो ये नाच रहा है ना, स्विंग कर रहा है इसके इधर उधर, ये इसकी मेन पोजीशन में होना यहाँ पर चाहिए, लेकिन इस मेन पोजीशन के आसपास जो ये स्विंग कर रहा है उसी को हम बोलते हैं एक्चुअल में हंटिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको हंटिंग समझ में आ गई होगी। और अगर अब हंटिंग की परिभाषा हम लिखें तो हंटिंग की परिभाषा क्या होगी कि हंटिंग इज ए फिनोमिना इन सिंक्रोनस मशीन। इधर लिखता हूं, हंटिंग इज ए फिनोमिना इन सिंक्रोनस मशीन। इसको मैं अब रफ भी कर देता हूं क्योंकि इससे अब हमें कोई काम नहीं है। हंटिंग क्या है, हंटिंग इज ए फिनोमिना, hunting is a phenomena in which rotor of a synchronous motor, rotor of a synchronous machine swings, oscillates लिखो इसको, swings की जगह मशीन oscillates about its final equilibrium condition। फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे, हमने बोला डेफिनेशन कि जो इसकी फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन ये होनी चाहिए थी, इस कंडीशन के अराउंड, इस कंडीशन के अराउंड इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ऑसिलेशन इसने स्टार्ट कर दी है, तो ऐसे फिनोमिना को ही हम हंटिंग बोलते हैं। तो ये हंटिंग होता किसकी वजह से, कारण क्या है इसके हंटिंग के, कॉजेस क्या है हंटिंग के, हम देखना चाहें कि हंटिंग का कारण क्या है। तो पहला तो हमने देखा सडन मैकेनिकल लोड, सडन एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड, सडन एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लोड। अगर अचानक हम कोई मैकेनिकल लोड अगर मोटर पे लगा देंगे उसकी वजह से हंटिंग होगी। सीवियर फॉल्ट इन पावर सिस्टम, सीवियर फॉल्ट in power system network, severe fault in power system network, sudden change in field current,
सडन चेंज इन फील्ड करंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, इधर लिखो थर्ड नंबर का सडन चेंज इन फील्ड करंट। या आप देख लो, मैं बोल रहा हूं सीवियर फॉल्ट इन पावर सिस्टम नेटवर्क, और इधर है थर्ड नंबर का सडन चेंज इन फील्ड करंट, इन फील्ड करंट एक्सेट्रा। तो हमने क्या देखा कि अचानक पावर सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंसेस होता है, या लोड एंड साइड सिंक्रोनस मोटर साइड, अगर मोटर की बात करें तो लोड एंड साइड पे अचानक कोई डिस्टर्बेंस होता है, सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड की होती है या फिर सडन रिमूवल ऑफ लोड होता है, तो हंटिंग की प्रॉब्लम होती है। अचानक अगर हम फील्ड करंट सिंक्रोनस मशीन का बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हंटिंग की प्रॉब्लम होती है। और पावर सिस्टम में अगर अचानक कोई फॉल्ट आ जाता है जो कि ग्रेजुअल नहीं होकर सडन होता है, तो उससे भी हंटिंग की प्रॉब्लम होती है। अब हंटिंग इज ए ऑब्जेक्शनेबल फिनोमिना, ये आपको याद रखना है, हंटिंग इज एन ऑब्जेक्शनेबल फिनोमिना, हंटिंग इज एन ऑब्जेक्शनेबल फिनोमिना, हंटिंग नहीं होना चाहिए, इट इज एन ऑब्जेक्शनेबल, होना नहीं चाहिए। और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑफ हंटिंग, अगर इफेक्ट हम देखें हंटिंग के, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, तो इसका मेन जो एडवर्स इफेक्ट है, तो पावर फ्लक्चुएशन, पावर एंड करंट फ्लक्चुएशन, लार्ज पावर एंड करंट फ्लक्चुएशंस टेक्स प्लेस इन द सिंक्रोनस मशीन। और जो सेकंड जो इसका मेन इसका इफेक्ट है वो यह है, शाफ्ट फटीग में टेक्स प्लेस, शाफ्ट फटीग में टेक्स प्लेस। तो ये मेनली इसके इफेक्ट हैं जो कि एडवर्स इफेक्ट हैं इसके, कि लार्ज पावर फ्लक्चुएशंस होते हैं सिंक्रोनस मशीन में, जिसकी वजह से किसी टाइम पे में भी सिंक्रोनस मशीन की वाइंडिंग भी बर्न हो जाए और हीटिंग उससे बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि करंट भी इंक्रीज होती है, करंट और पावर का फ्लक्चुएशन होता है, तो मशीन की हीटिंग मशीन में बहुत हो जाती है, हीटिंग मशीन की इंक्रीज हो जाती है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है, सेकंड हो गया थर्ड। तो हीटिंग इंक्रीज हो जाती है, और क्योंकि अचानक सिंक्रोनस जो रोटर है, सिंक्रोनस मशीन का रोटर है, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसकी वजह से शाफ्ट में भी। अगर ये देखो ना, आप देखो ना, ये शाफ्ट है, अगर मैं इसको ऐसे, ये रोटर है, सपोज दिस इज रोटर, दिस इज स्टेटर, और ये शाफ्ट है, और दोनों में मैग्नेटिक लॉकिंग है, और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो शाफ्ट में क्या होगा, इस तरीके की चीज शाफ्ट के अंदर होगी, तो इसकी वजह से शाफ्ट में फटीग भी हो सकता है, शाफ्ट फटीग हो सकता है, इसलिए ये ऑब्जेक्शनेबल फिनोमिना है। तो ऑब्जेक्शनेबल फिनोमिना है, तो हमको इसको रिमूव भी करना पड़ेगा, कि हम ऐसा क्या उपचार इसका करें, क्या मेथड अडॉप्ट करें कि ये हंटिंग सिंक्रोनस मशीन में नहीं हो। तो इसके हंटिंग को रिमूवल के मेथड हम किस तरीके से इसको हटा सकते हैं, उसके जो मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, उस एक्सप्लेनेशन के बेस पे बिल्कुल न्यू कमर स्टूडेंट भी हंटिंग के फिनोमिना को इजीली समझ गया होगा। और अगर हम इसको कर्व में ड्रॉ करें, कर्व में अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें, कर्व में कि किस तरीके से इसका कर्व होगा हंटिंग का, तो क्योंकि डेल टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए हंटिंग का जो कर्व बनेगा वो डेल विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम बनेगा। Let's suppose this is del is equal to 0, this is del is equal to del 1, and this is del is equal to del 2. Whereas del 2 minus del 1 is equal to del 2 minus del 1 is equal to del 1. Del 2 minus del 1 is equal to del 1 means ये और ये एंगल बराबर है। तो हुआ क्या, हमने देखा कि रोटर क्या कर रहा है, अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन लोड अप्लाई करने के बाद क्या है, डेल इज इक्वल टू डेल 1। देखो यहां पर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल पावर के रेस्पेक्ट में डेल इज इक्वल टू डेल 1 होना चाहिए, लेकिन ये इसके अराउंड ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए डेल 0 से स्टार्ट होना इंक्रीज हुआ, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। तो ये हो गया इसका कर्व डेल वर्सेस टाइम के, और ये अनडैम्प्ड कर्व है, कोई डैम्पिंग फीचर, नो डैम्पिंग फीचर, कोई डैम्पिंग फीचर अगर मशीन में नहीं है, तो इस तरीके का डेल का कर्व बनेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्रेंड्स, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आज के इस वीडियो को हम यहीं पर
खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डैम्पिंग का रिमूवल मेथड हम पढ़ेंगे कि इस डैम्पिंग को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, और वो सब मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दबा के इसको लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइएगा, मैक्सिमम इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।